डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जैक बोर्ड क्लास 9th के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विकास पाठक में। तो आज हम लोग यहाँ पर जैक बोर्ड की तरफ से जो क्लास 9th का मॉडल पेपर जारी किया गया है उसका हम लोग सामाजिक विज्ञान का पूरा 40 ऑब्जेक्टिव सवाल को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर पूरा 40 सवाल को आपको डिटेल्ड में एक्सप्लेन करके आपको आंसर इसका दिया जाएगा। तो जल्दी से आप लोग वीडियो पर जुड़े और चैनल पर जुड़े रहें। तो चलिए आज हम लोग इसके पहले अगर आपको साइंस वाला वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ साइंस का सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो इस पर हम लोग सोशल साइंस का स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको हम लोग सामाजिक विज्ञान बोलते हैं। तो एक रफली आइडिया ले लें इसका कि इस सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान है और समय आपको इसमें 1.5 घंटा मिलेगा और पूर्णांक टोटल कितना है, 40 नंबर है। और इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स से सवाल आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है यहाँ पे कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे माना जाता है, मतलब फ्रांस की क्रांति को किसने सबसे ज़्यादा हवा दिया। ठीक है, तो दिया गया ऑप्शन है नेपोलियन, रूसो, दिदरो और वोल्टेयर। तो दिया गया ऑप्शन के हिसाब से रूसो जो है वो रूसो जो है वो फ्रांसीसी क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। तो पहला का आंसर होगा बी। सेकंड नंबर जो सवाल है उसमें पूछा गया है निम्न में किन वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था, यानी इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो चावल और गेहूं, नमक और रेशम, नमक और तंबाकू। तो दिया गया ऑप्शन में नमक और तंबाकू जो है बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि यहाँ पर जो फ्रांस में जो कर लगाया गया था अप्रत्यक्ष कर, वो नमक और तंबाकू पर लगाया गया था। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट है लेनिन ने अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांगे रखी थी, जो व्लादिमीर लेनिन था वो अप्रैल थीसिस नाम में 3 अपना मांग रखा था। ठीक है, उसमें कौन है किस शामिल नहीं है, तो उसका 3 गो मांग था कि बैंक का राष्ट्रीयकरण किया जाए, मतलब बैंक जो किसी एक के हवाले उसको राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, सबके हो जाए। उसके बाद युद्ध को समाप्त कर दिया जाए और किसानों को सारी ज़मीन वापस की जाए, मतलब उद्योगों को मजदूर के हवाले किया जाए। ये चीज़ बिल्कुल वो नहीं बोला था। ठीक है, यानी तीसरा का क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब होगा डी। चौथा नंबर सवाल यहाँ पर बोला गया है कि रूस के अस्थायी स्वशासित संगठन क्या कहलाते हैं। तो रूस के अस्थायी स्वशासित संगठन जो है वो कहलाते हैं आपका कन्वेंशन। ठीक है, कन्वेंशन कहलाते हैं। आगे अब धुरी शक्ति किन देशों को कहा जाता है, तो एक आप लोग पढ़े होंगे जो वर्ल्ड वार पढ़े होंगे, विश्व युद्ध, तो उसमें 2 गुट बटा हुआ था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। ठीक है, तो धुरी राष्ट्र कौन कौन था, तो धुरी राष्ट्र जो था वो था आपका यहाँ पे तो जर्मनी, इटली और जापान। ठीक है, 5 नंबर का हो जाएगा सी, जर्मनी, इटली और जापान। ये आपका क्या था, धुरी राष्ट्र। आगे सवाल है किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर और अपमानजनक शर्तें सौंप दी गई, क्योंकि जर्मनी जो था वो काफ़ी ज़्यादा अत्याचार कर रहा था, जैसे हिटलर वगैरह। तो जब एक बार जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो उसमें जर्मनी पर वर्साय की संधि ला दी गई और वाइमर गणराज्य को काफ़ी ज़्यादा समस्या हुआ इसमें। ठीक है, तो वर्साय की संधि को इसमें लागू किया गया और इसके बाद हिटलर ने इसका बदला लेने के लिए इतना ज़्यादा अत्याचार किया। तो इसको हम लोग कौन सा संधि बोलते हैं, वर्साय की संधि, जो मित्र राष्ट्र के देशों द्वारा थोपा गया था। आगे है 1864 में किसने भारतीय वन सेवा की स्थापना की, तो वो था डाइट्रिच ब्रैंडिस। ठीक है, डाइट्रिच ब्रैंडिस, दिया गया ऑप्शन होगा क। तो ब्रैंडिस जो था वो इसका ये किया था। आगे कलांग कौन थे, तो कलांग जो थे वो दिहाड़ी मजदूर का काम करते थे, जो वो उसी को सॉरी कुशल लकड़हारे। ठीक है, 8 का हो जाएगा बी, जो कुशल लकड़हारे थे। जब जब भारत में और भारत के साथ साथ इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, इधर से जब जंगलों से लकड़ी काटा जा रहा था, कटवाया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, तो उस समय जो वहाँ पर सस्ते श्रमिक जो होते थे उसको हम लोग क्या बोलते थे, कुशल लकड़हारे, यानी कलांग कहा जाता था इसे। आगे बुग्याल क्या है, तो ज्योग्राफी का सवाल है ये। बुग्याल क्या है, तो ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के आसपास में ये होते हैं, बुग्याल। ठीक है, आगे दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाही आबादी कहाँ रहती है, तो जब आप पढ़े होंगे मासाई समुदाय, ठीक है, इस तरह का जो समुदाय पढ़े होंगे अफ्रीका में, वाइल्डर एल्डर्स, वॉरियर्स, ये सब चैप्टर वाले को, तो उसको में आप देखे होंगे कि अफ्रीका जो है वहाँ पर अफ्रीका में जो था वहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या निवास कर रहा था चरवाहा समुदाय का। तो 10 का हो जाएगा डी। आगे 11वां नंबर है निम्नलिखित में कौन सा समकालीन दुनिया में सरकार का लोकप्रिय रूप है, पॉलिटिकल साइंस का सवाल है ये। तो देखिए आप सभी पढ़ रखे होंगे पहले सभी के लोकतंत्र में 1000 दोष है। ठीक है, दोष बहुत सारे, लेकिन अगर जब उनको अन्य शासनों से तुलना किया जाता है तो लोकतंत्र ही सबसे बेहतरीन शासन के रूप में उभरता है। ठीक है, तो 11 का हो जाएगा सी। 12वां नंबर है इनमें कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है, मतलब लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है। ठीक है, तो पहला है लोकतंत्र मतभेदों टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है, ये तो बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे है लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती है, ये भी सही है। आगे लोकतंत्र बेहतर निर्णय की संभावना बढ़ाता है, ये भी सही है। तो चौथा ऑप्शन कहाँ है भाई, तो चौथा ऑप्शन है लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता है। देखिए यहाँ पर अगर देता है कि लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है तो सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पर बोला है कि लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता है।
और हम लोग पढ़ रखे हैं पहले कि लोकतंत्र लोकतंत्र जो है नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है, इसीलिए 12 का हो जाएगा डी। आगे 13वां, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो पहले पन्ने में जो छपा होता है ना कोई भी किताब में, प्रस्तावना, ठीक है, तो संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को, ठीक है। आगे, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? तो वहां पर जो संविधान बन रहा था उसमें गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यक का था, ठीक है, यानी चमड़ी के आधार पर जो भेदभाव हुआ था वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आगे, झारखंड विधानसभा की सीटें कितनी है? तो झारखंड में 82 विधानसभा सीटें, ठीक है, 82, यानी कि 15 का हो जाएगा, सॉरी, झारखंड में जो है 81 विधानसभा सीटें, कितनी है? 81 है, ठीक है, 15 का हो जाएगा बी। झारखंड में कितनी विधानसभा सीटें? 81। आगे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक है, 25 जनवरी। आगे, वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो पहले आप लोग को पता होगा कि रामनाथ कोविंद थे, लेकिन अब हो गई है हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, तो अब द्रौपदी मुर्मू हो गई है भारत की राष्ट्रपति, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय अंग के 2 सदन है? तो भारत के जो सदन का जो अंग होता है, ठीक है, वो तो 3 होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, लेकिन संसद का जो अंग होता है, ठीक है, उसको संसद का अगर सदन का अंग बोलेंगे तो 3 होगा, और संसद का अंग बोलेंगे, संसद का जो सदन होता है वो आपका 2 होता है, लोकसभा और राज्यसभा, तो 18 का हो जाएगा सी। 19वां नंबर सवाल होगा यहाँ पर, 18 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सी हो जाएगा, सी, ठीक है, सी। आगे है 19वां, संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? तो वो आती है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार में बोला गया है कि हम कहीं पर भी संगठन बना सकते हैं, अपना शांतिपूर्ण ढंग से जुलूस वगैरह निकाल सकते हैं। तो 19 का यहाँ पर हो जाएगा आपका बी नंबर, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, 19 का बी। आगे 20वां है, निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकार में नहीं आता है? तो देखिए, समानता का अधिकार तो आता ही है, स्वतंत्रता का अधिकार भी आता है, संवैधानिक उपचार का अधिकार ये भी आता है, तो जातिगत भेदभाव का अधिकार नहीं आता, तो ये हो जाएगा 20 का डी। नेक्स्ट सवाल है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.4%, ठीक है, 2.4%, 21 का बी। आगे, निम्नलिखित में कौन हमेशा बर्फ से ढका रहता है? तो देखिए, महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय जो है वो हमेशा बर्फ से ढका रहता है, क्योंकि ये सबसे ऊपर वाला है, ठीक है, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, ठीक है। तो महान हिमालय क्या है? तो ये हमेशा बर्फ की चोटियों से ढका, बर्फ की चोटी से कहा जाता है। आगे, उत्तरी मैदान किन नदियों से बना हुआ है? तो उत्तरी मैदान जो बना है वो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र से बना है, ठीक है, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र से, यानी 23 का क्या हो जाएगा? तो 23 का हो जाएगा, 23 का हो जाएगा यहाँ पे डी, ठीक है, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, इसी से क्या मिलकर बना हुआ है? तो उत्तरी मैदान। नेक्स्ट सवाल होगा यहाँ पे, ये प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या होती है? तो प्रायद्वीपीय नदियाँ वैसी होती है जो वर्षा पर निर्भर करती है, तो वर्षाकालीन जल प्रवाह, ठीक है, तो 24 का हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर। 25वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी लवणीय जल वाली झील है? लवण मतलब सॉल्ट वाली झील, ठीक है, तो सांभर झील, राजस्थान की जो सांभर झील है वो क्या हो जाएगी? लवणीय झील। आगे है, निम्न में से कौन सा जलवायु को प्रभावित करने का कारक नहीं है? तो देखिए, इंडियन क्लाइमेट जो होती है उसको अक्षांश तो प्रभावित करती ही है, ऊंचाई, एल्टीट्यूड भी उसको प्रभावित करती है, वायु दाब, एयर प्रेशर और विंड, हवा भी उसको प्रभावित करती है। तो क्या हो गया? मौसम समाचार, मौसम समाचार जो है वो जलवायु को प्रभावित नहीं करती है। नेक्स्ट, भारत में मानसून का आगमन कब होता है? भारत में मानसून का आगमन जो है वो कब होता है? ठीक है, तो जून के प्रारंभ में, ठीक है, जून के प्रारंभ में, और जब भी ये वर्षा होती है, शुरू में प्रारंभ होती है तो घनघोर वर्षा होती है जिसे आम्र वर्षा कहा जाता है, क्योंकि इस समय यहाँ पर आम का फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा ये मस्त मौसम होता है, ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? जून के प्रारंभ में। आगे, नागफनी नागफनी आप समझ सकते हैं क्या है? तो ये एक कांटेदार पेड़ होता है, ठीक है, तो नागफनी किस वनस्पति क्षेत्र में पाई जाती है? नागफनी, तो 28 का हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर, कंटीले वन तथा झाड़ियाँ वाले क्षेत्र में, कंटीले वन तथा झाड़ियाँ वाले क्षेत्र में। आगे, भारत में लिंगानुपात के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो भारत में जो है वो लिंगानुपात क्या है? पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कम है, तो महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है, 29 का हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, 29 का सी। आगे है 30 नंबर, जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की क्रियाएं कौन सी? जनसंख्या में परिवर्तन किस किस कारण से होता है? तो जन्म दर से होता है, कोई जन्म ले लिया तो उससे होगा, मृत्यु दर से भी होगा और प्रवास से भी होगा, तो उपरोक्त तीनों से, यानी सभी कारणों से। नेक्स्ट, उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है? श्रम, भौतिक पूंजी, भूमि और मानव पूंजी। तो सबसे पहला चीज तो हमको होना चाहिए कि भूमि होना चाहिए, ठीक है, उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है? भूमि होना चाहिए। नेक्स्ट, भौतिक, अगर यहाँ पर सिर्फ पूंजी देता तो फिर पूंजी होता, लेकिन यहाँ पर भौतिक पूंजी दिया, भौतिक पूंजी का मतलब क्या होता है? भौतिक पूंजी का मतलब होता है ये मशीन वगैरह, ठीक है, तो इसके चलते वो नहीं हुआ। आगे, अस्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी के स्रोत क्या हैं? तो अस्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी के स्रोत क्या होते हैं? तो वो होते हैं आपके भौतिक और मानव पूंजी दोनों, ठीक है, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी दोनों होते हैं। 34वां, पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं कौन सी है?
पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं कौन सी हैं? तो परिवहन, दुकानदारी, लघु विनिर्माण। ये सारे कृषि से रिलेटेड नहीं है, इसलिए इन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा जाता है। और ये सभी क्या है? तो उपरोक्त सभी, यानी डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। ठीक है, 33 का डी। नेक्स्ट है, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति, यानी अर्थव्यवस्था में सबसे अच्छा कौन सी ऐसी जनसंख्या होती है जो क्या बोल सकते हैं, मदद करता है? तो साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या। जब तक व्यक्ति कोई साक्षर नहीं होगा, स्वस्थ नहीं होगा, तो वो इसमें अर्थव्यवस्था में अच्छा योगदान नहीं दे सकता है। नेक्स्ट सवाल है 35 नंबर की, निम्नलिखित में से किनमें निवेश के से मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकता है? ठीक है, 35 का नंबर का है क्या कि निम्नलिखित में से किसमें निवेश से मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकता है? तो 35 का हो जाएगा सी, शिक्षा और चिकित्सा। ठीक है, शिक्षा और चिकित्सा। नेक्स्ट है, विश्व में भारत में निर्धनों का संकीर्ण है, यानी सबसे अधिक, भारत में सबसे अधिक निर्धन है। ठीक है, 36 का हो जाएगा ए। आगे आगे सवाल 37 नंबर की, निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय किस पर विचार नहीं किया जाता? देखिए, तो जब निर्धनता रेखा का आकलन होता है तो यहाँ पर भोजन की आवश्यकता तो दिखाई जाता है, चिकित्सा का देखा जाता है, और मनोरंजन की आवश्यकता नहीं देखा जाता। ठीक है, वस्त्र की आवश्यकता दिखा जाता है, यानी 37 का क्या हो जाएगा? सी, यानी मनोरंजन इसमें कभी नहीं दिखा जाता किसी की तरफ से, तो 37 का सी हो जाएगा। 38वां है, बफर स्टॉक क्या है? तो बफर स्टॉक क्या होता है? सरकार द्वारा अधिकृत अनाज का भंडार, दुकानदारों द्वारा किया गया जमाखोरी, या किसानों द्वारा जमा अनाज, या तो दलालों द्वारा विक्रय किया गया अनाज। तो बफर स्टॉक होता है आपका सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार। पहले अनाज का भंडार किया जाता है और फिर उसे कम दामों में बेचा जाता है सर, और इसे इसलिए उचित दर की दुकान में कहा जाता है बफर स्टॉक को। ठीक है, आगे खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ होता है? तो सभी लोगों के लिए निर्यात के लिए अनाज, क्या बोला है, खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है? ठीक है, तो ये हो जाएगा सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता करना, क्योंकि खाद्य उपलब्धता है तो सभी लोगों के लिए भोजन की उपलब्धता करना। नेक्स्ट 40 और अंतिम नंबर सवाल है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है वो खाद्य सुरक्षा से संबंधित है, यानी 40 का हो जाएगा सी। तो देखिए, आज आप लोग के साथ हमने डिस्कस किया है पूरा 40 सवाल इसका सोशल साइंस का, और आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा वीडियो। और जल्दी से जल्दी आप मॉडल क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको आइडिया लग जाए कि किस टाइप के सवाल आएंगे, और बहुत सारे सवाल यहाँ से रिपीटेड होंगे। ठीक है, तो चलिए, आप सभी से उम्मीद करूँगा मैं कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, और चैनल को इसी तरह से सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा सकूं। क्योंकि एक यूट्यूब क्रिएटर के लिए सबसे ज़्यादा भूख उसका क्या होता है कि वीडियो जितना शेयर हो। ठीक है, अगर वीडियो शेयर होगा तो वीडियो बनाने में भी उतना ही मज़ा आएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।